नमस्कार, मैं हूं अर्जेंदु मुखर्जी और फेस टू फेस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डैशिंग और बिल्कुल स्मार्ट आईपीएस दीपांशु काबरा जी। स्मार्टनेस इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ ये दिखने में नहीं, काम में भी स्मार्ट है। दीपांशु जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि केमिकल इंजीनियरिंग किया आपने, उसके बाद आईपीएस, तो क्या ये पहले से प्लान करके रखे थे या संयोगवश कुछ हो गया? नहीं, बेसिकली जब आप यूपीएससी में आते हैं तो यूपीएससी में आप पास होंगे नहीं होंगे ये एक बड़ा विषय रहता है। कॉन्फिडेंट बहुत आदमी हों उसके बावजूद भी। तो 12वीं में जब हम लोग हमारे यहाँ नॉर्मली महाराष्ट्र से हम लोग को पीसीएम बेसिस पे, उस समय पीएमटी और ये वाली पीईटी एग्ज़ाम्स नहीं लेते थे, तो हमारे 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे ये सिलेक्शन होता था। तो जो भी अच्छे बच्चे होते थे जिनके 95% एंड अबाउ पीसीएम में मार्क्स थे, सब इंजीनियरिंग जा रहे थे। तो उस समय लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग नागपुर में जो है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर का कॉलेज है। तो मैंने ये इसलिए चुना कि मान लीजिए मुझे यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है तो एक ऑल्टरनेटिव आपके पास रहे कि हम कुछ या तो नौकरी कर लें या फिर कोई बिज़नेस छोटे यूनिट्स से भी स्टार्ट कर लें। केमिकल इंजीनियरिंग की ऐसा कोई सब्जेक्ट उस वक्त यूपीएससी में नहीं था, आपने सब्जेक्ट चेंज किया और पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया? बिल्कुल सही, केमिकल इंजीनियरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं था और ये कई बार मुझे मन में आता रहा कि क्यों नहीं मैं सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल जो रहते हैं या फिर मैथ्स फिज़िक्स लिया पढ़ने के लिए। आईएफएस में केमिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट था और मैं वो एग्ज़ाम देने वाला था, उसकी मैंने पढ़ाई की। पर मैं दिल्ली गया, मेरे एक मित्र हैं छत्तीसगढ़ में, उनके साथ, और एक मेरा नागपुर से दोस्त है। हम तीनों मिलकर के हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में मुझे तो वो दिन भी याद है, 6 जनवरी को हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़े थे, 7 पहुँचे। एक दिन बाद में हम लोग ने वाजीराम एंड राव तभी होता था, उसमें कोचिंग ज्वाइन की। और वहाँ पर मिस्टर मिनोचा है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे। एक तो मुझे कॉमर्स का भी काफ़ी आइडिया था, पढ़ता। तो फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहला एक सब्जेक्ट लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू की, वहाँ कोचिंग की और मैंने अटेम्प्ट किया और मैं पास हो गया। तब तक मैंने दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं चुना था, मुझे पता नहीं था क्या पढ़ना है। तो मेरा जो क्लास मेरे साथ जो मेरा दोस्त है रुपेश हैं, वो अभी यहीं हैं। तो रुपेश ने जियोलॉजी ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया था, जियोलॉजी वो पढ़ा हुआ था। तो मुझे ज्योग्राफी बड़ा पसंद था। ज्योग्राफी में मैं सोशल साइंस में हमेशा 99 100 आते थे, तो मैंने दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी ले लिया और दोनों में हम लोग दोनों साथ पढ़े और मैं पहले अटेम्प्ट्स में मेंस पास हो गया। मेरे साथ वाले थे वो लोग मेंस नहीं पास हो गए। जैसे दोस्ती की बात की, दोस्तों के साथ गए, ऐसा मैं सुना हूँ कि एक तो आप पुराने दोस्तों को कभी भूलते नहीं हैं और दोस्ती की बड़ी बड़ी मिसालें हैं, क्या थोड़ा बताएंगे? मुझे एक तो वो लोग बहुत पसंद है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, दोगले लोग पसंद नहीं। और जहाँ तक मेरी एक हैबिट है, मैं जैसे कई बार सोचता हूँ कि नहीं करूँ, मुझ में लोगों को मदद करने की एक भावना है। मुझे लगता है चूँकि अब मैं इस पद पे हूँ तो कई बार ये है कि इस पद पे रहने से या इसका यूज़ करके हम अगर कोई जिसको ये मदद चाहिए, अगर वो है मेरे सामने आ रहा है तो उसको मैंने मदद करनी चाहिए। और रही दोस्ती की बात, तो मैं अभी भी अपने स्कूल के, कॉलेज के बैचमेट से सबसे हूँ और आपस में कोहेसिव है। जो लोग के साथ रहता हूँ उनके लिए सुख दुख में भी उतना ही सहभागी बनता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ सुख में न बनूँ तो दुख के लिए मैं हमेशा उनके साथ रहूं। एक उनको ये आस रहे कि अगर वो मुझे देखें तो मैं उनके साथ में खड़ा हूं। जैसे आपका जो जॉब है या किसी भी आईपीएस का जॉब होता है, बड़ा कठिन होता है, खासकर जब आप नक्सल एरिया में रहते हैं। तो नक्सल एरिया में एक बड़ी घटना हुई थी जब आप वहाँ पोस्टिंग थी। उस दौरान 2 घंटे, लगभग 2 घंटे के आसपास आप और आपके गनमैन हमले में
कहीं गुम हो गए थे, तो उस दौरान आपके परिवार की स्थिति और आपकी स्थिति कैसी रही थी? काफ़ी समय हो गया, कई सारे लोग भूल गए इसको, लेकिन वो ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ की। यंग मैं था और यहाँ एएसपी से बीजापुर एसपी बनाया गया और पहला ज़िला था। और मुझे याद है पहले दिन से जब हम वहाँ गए, नक्सली उसका भारी विरोध कर रहे थे। पहले दिन से उन्होंने घटना शुरू की। दूसरे दिन जो हमारे एसडीओपी हैं, अभी वो यहाँ पे कमांडेंट है, वो मुझे आवापल्ली बुला रहे थे आने के लिए और मैं वेट करके गया। तब तक उन्होंने वो मेरे लिए वहाँ पर ट्रैप करके बैठे हुए थे। इसी तरीके से जब गृह मंत्री जी, तत्कालीन गृह मंत्री जी श्री नंद कुमार, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी का आना था, उस दिन उन्होंने एक एम्बुश हम लोगों के लिए रखा था और उनका प्लान, उन्होंने आवापल्ली में जो नित्य कर्म के लिए लड़के हमारे सिपाही बाहर गए थे, उनको उन्होंने मारा था। और मंत्री जी जो बीजापुर आना चाहते थे, उनका ये तय हुआ था कि वो आवापल्ली जा रहे हैं और हमें आवापल्ली जाने के लिए कहा गया था। तो मैं आवापल्ली, मेरे अभी रिटायर्ड हो गए वट्टी, वो मेरे एडिशनल एसपी थे, मैं था और हमारे पास 10-12 लोग कि हमारी वो उनके एडिशनल गनमैन और इसके साथ और मैं कुछ लोगों के साथ में, तो हम निकले। वाक़या इसलिए भी रोमांचक और वो है कि कैसे चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलती है। उन्होंने एक जगह में एक झंडा लगाया था, हम उतरे, झंडा हटाया, उसके नीचे उन्होंने एक बॉम्ब लगाया हुआ था, वो ब्लास्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने ये तय किया कि अब हो सकता आगे एम्बुश हैं, क्योंकि इनको हमारे आने का पता है। तो हम लोग स्प्लिट होकर के निकले। तो जो आप घूमने की बात कर रहे हैं, तो मैं और मेरे 2 लड़के के अलावा सब गायब हो गए थे। मतलब हम लोग लेफ़्ट राइट फ्लैंक पे चल रहे थे और मिले ही नहीं। फिर लंबा चलने और बहुत दूर जाने के बाद हम लोग फिर एकत्रित हुए और मैं हमेशा पहले गाड़ी चलाता था, सामने गाड़ी रखता था और मैं अपने लोगों को पीछे, जबकि बाद में हम लोग ने सारे चीज़ों को चेंज भी किया था। तो उस समय वट्टी ने ये कहा कि नहीं सर, अब आप नहीं, गाड़ी मैं आगे रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किधर जाना है करके, तो आप गाड़ी पीछे रख लीजिए। मेरी नई जिप्सी थी जो मैं यहाँ पर एज एडिशनल एसपी था, मैं वही लेकर के गया हुआ, तो वही खुद चलाता भी था, तो मेरे ड्राइवर के साथ था। और जैसे ही हम 3 किलोमीटर आगे बढ़े, उन्होंने ब्लास्ट किया। तो जो उन्होंने ये प्लान करा था कि वो मेरी पहले गाड़ी को ब्लास्ट करेंगे, लेकिन वो गाड़ी वट्टी की आ गई थी। पर बहुत अच्छा ये हुआ कि वट्टी उसमें से निकल गया, पर उसकी गाड़ी के सामने से लगा हमें, मेरे ड्राइवर को तो लगा गाड़ी उड़ गई, पर मुझे लगा कि नहीं, गाड़ी बची है करके। और उसी समय हमारे ऊपर फायर आया। हम लोग एक साइड सब उतरे। मैंने फिर पार्टी को भेजा वट्टी और उनको चेक करने के लिए, उनको अपने साथ लेकर के आके वो फायरिंग कम से कम पौना घंटा तक वो फायर करते रहे। हम लोग भी वहीं रुक कर के फायर किए। जब बाद में 1-2 फायर हमारे लड़के लोग ने निकल के बर्स्ट फायर, मैंने बोला आगे बढ़ के बर्स्ट फायर जब किए, तब वो वहाँ से भागे। और उसके बाद जब गृह मंत्री जी उतर रहे थे, तो हमको ये भी अंदेशा था कि कहीं जहाँ वो उतर रहे हैं वहाँ पर भी तो उन्होंने ब्लास्ट नहीं किया हो। तो फिर हमारे लड़के वहाँ, हम लोग ने तब तक सेट से डाले, तो हमारे लड़के वहाँ से उनको उतरने से मना किए और वो बीजापुर आए। उस समय मेरी वाइफ साथ थी और चूँकि आईजी श्री पासवान और वो लोग गेस्ट हाउस आए थे, और वो गेस्ट हाउस में ही मेरा एक कमरे में मैं परिवार सहित रहता था। तो मेरी वाइफ बहुत परेशान हुई, उसको 2 घंटे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है करके, और हम लोग की क्या स्थिति क्या है। पर उसका धाड़स पासवान साहब बनाते रहे और अंत में फिर बाद में हम लोग, मुझे उतनी चोटें तो नहीं है, वट्टी को काफ़ी चोटें थी और बाद में वो ठीक हुए। तो ऐसी ओकेजन्स और लोगों के भी साथ, और ऐसे वो कंटिन्यूस करते रहे। हम कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से बचते रहे, कभी जाते कभी नहीं जाते। एक बार उन्होंने हमारे लिए कम से कम 50 किलो लगा के एक्सप्लोजिव रखा था, जब वो
हम भोपालपट्टनम जा रहे थे और आगे गए, पता नहीं मेरे ड्राइवर को ये अंदेशा हुआ कि साहब मेरे पास सूचना है कि आगे वो बैठे हैं या इन्फॉर्मेशन है, हम वापस आकर के बैठ गए। तो वो रात भर बैठे, अगले दिन उन्होंने ब्लास्ट किया वहाँ पर रोड पे। कई बार वो गए, हम बस से निकल गए। तो हम लोग फिर नए नए टैक्टिक्स इवॉल्व करते रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में थे, वो किसी भी तरीके से हमारे अफसरों को करें। उन्होंने रात भर 2 दिसंबर को पहली बार हुआ था PLGA के फॉर्मेशन डे पे, उन्होंने फायरिंग हमारे थानों में कंटिन्यूस करते थे। तब वो हमारे थाने, हमारे पास उतना बल नहीं था जो आज है, पर बड़े मतलब लड़कों में जोश था, नए लड़के थे, बट एट द सेम टाइम बड़ी ऑकवर्ड सी स्थितियाँ भी हमारे लिए बनती थी जब हम दूसरों को मदद करने के लिए उतने बल के साथ नहीं जा पाते थे। नक्सल एरिया में काम करना और प्लेन एरिया में काम करने में क्या बेसिक डिफरेंस देखते हैं आप? नक्सल एरिया और प्लेन एरिया का बड़ा सिंपल है कि वहाँ पर आपको टैक्ट के साथ में ज़्यादा काम करना है। वहाँ पर आती हुई इन्फॉर्मेशन को सही है गलत है को वेरीफाई करना आवश्यक है। आपके सोर्सेज वहाँ पर अच्छे रहना आवश्यक है। अदरवाइज़ या तो आप या अपनी टीम को किसी एम्बुश में फंसाने के लिए आप भेज रहे हैं। दूसरा, आपको वहाँ के टेरेन, वेपन्स, फील्ड क्राफ्ट्स एंड टैक्टिक्स, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी समझ की आवश्यकता है। प्लेन एरिया में छत्तीसगढ़ अदरवाइज़ बहुत शांत है और बहुत क्राइम ऐसा नहीं है, बट जो हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं जहाँ पर माइग्रेशन है बाहर का, वहाँ पर अच्छे क्राइम्स होते हैं। ज़्यादा गुंडागर्दी हमारे यहाँ उस तरह के जो पुराने ज़माने में गुंडे होते थे वो मोरलेस हम लोगों ने उसको ख़त्म करके रखा हुआ है। अब ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई टेरर हो और जिसके नाम की तूती बोलती हो छत्तीसगढ़ में। पॉलिटिकल दबाव रहता है एज ए SP? पॉलिटिकल दबाव रहता है, ये तो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। मैंने हमेशा ये पाया कि देखिए, मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि जो नेता है जो है वो मैं उसको इस तरह से लेता हूँ पॉलिटिकल दबाव को कि हम पुलिस अफसर से, मेरे नीचे के थाने लेवल से लोग डरते हैं, भय करते हैं। दूसरा, हमारा व्यवहार उनके साथ ऐसा रहता है कि वो आम आदमी ये सोचता है कि मुझे किसी पत्रकार के पास में, किसी नेताजी के पास में, मुझे किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी से ही वहाँ जाना चाहिए, तभी मेरी वहाँ सुनवाई होगी। और यही चीज़ अमूमन जो आप पॉलिटिकल प्रेशर की बात करते हैं कि लोग थाने जाते हैं और नेता फ़ोन करते हैं कि साहब ये हमारा आदमी आ रहा है, इनको आप देखिए। तो मेरा ये मानना है कि जो SHO अगर अच्छा काम करे, जो फील्ड लेवल पे जो हमारा कटिंग एज लेवल हमारा थाना है, अगर वो अच्छा काम करे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, जिसमें आपने किए, तो कई बार ये ज़रूर होता है कि जब आप 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आपस में भिड़ जाते हैं या कुछ सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, और आजकल मीडिया और इस तरह की जितनी सारी हैं, तो ये SP के कॉन्फिडेंस पे रहता है कि वो उसको किस तरह से ले पाता है। कई SPs वन साइडेड हो जाते हैं, कई SPs 50-50 होते हैं, कई SPs होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं कि साहब हम ये चीज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे। बतौर SP IG आपने काम किया पुलिस विभाग में, ऐसी क्या खास वजह रही कि विभाग बदलकर अब परिवहन में आना पड़ा? नहीं, ये वजह का कुछ नहीं। परिवहन में पोस्टिंग ये शासन का प्रेरोगेटिव है और शासन ने ही मेरी पदस्थापना की है। मैं अभी लीड एजेंसी की एक मीटिंग ले रहा था आपके साथ ही, तो मैंने उनसे यही कहा कि ट्रैफिक मेरा एक बहुत प्रिय विषय रहा है। अगर आप मेरे याद होगा तो मैंने दुर्ग में भी ट्रैफिक को लेके काम किया। रायपुर SP थे तो आप मंत्री की गाड़ी भी जब्त कर लिए थे? जब्त कराई और सारे जगह लड़के जो स्टॉप पे, लाइन पे, वहाँ पे चालान कराए। तो काफ़ी अच्छे काम उस समय ट्रैफिक पे, पूरा मालवी रोड और सदर में हम लोग पार्किंग नहीं होने देते, गाड़ी खड़ी नहीं होने देते, तो फ्री फ्लो था। तो ट्रैफिक मेरा एक पसंदीदा विषय था। तो यहाँ पर भी हम लोग को काफ़ी काम करना है। जैसे अभी आपने सुना होगा तो हम लोगों ने ये
आधार के इसका किया। तो आईटी से रिलेबल्ड बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे है। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको हमको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे मृत्यु एक्सीडेंट्स हैं, वो जो हमारे मान लीजिए हम लोग करीब 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, करीब 4,500-5 हज़ार लोग मर रहे हैं। इस बार काफ़ी मतलब बढ़ेंगे आंकड़े। तो इनको अगर हम अच्छे तरीके से काम करें, हमारी जो गाड़ियां हैं अच्छे तरह से चले, उनकी व्यवस्थाएं सुधरे, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। आपके मंत्री, विभाग के मंत्री काफ़ी शार्प हैं और जानकारी भी बहुत रखते हैं, तो ऐसे में काम करने में कहीं दिक्कत होती है? इनफैक्ट मैं 1-2 ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात कर रहा था और हमारे लिए एक अच्छे मंत्री का हमारा फ़ायदा ये है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी क्लियर होते हैं। हम लोग जब भी हम किसी प्लानिंग करना चाहते हैं तो हम लोग अपने वो लेकर के आते हैं और उनसे प्रेजेंटेशन करते हैं। तो जो आपने कहा, चूँकि उनको लिखा पढ़ी और ये सब जानते हैं, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हमको मिलता है। एक रिफ्लेक्टर और रेडियम की बात हो रही है, जिसको लेकर कभी ना कहीं विवाद की स्थिति बनती दिखती रहती है। उसमें जैसे किसी एक कंपनी को दिया हुआ है अभी, जैसे बताते हैं कि पहले वो 4100 का कोई बंडल आता था, अब 4700 हो गया है। वो डिफरेंस है, कोरोना काल है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता था जिससे 2 कम से कम रहे या 3 रहे, या लोग तो कंपटीशन की आई थिंक इनिशियली जो था वो कम थी, अभी हमने उसको नंबर्स बढ़ा दिए हैं। अब 4 कंपनीज को हम लोगों ने उसमें किया हुआ है और आने वाले दिनों में और जो स्टैंडर्ड्स को मीट करते रहेगी वो सारे लोग को करेंगे। और एक जो सबसे बड़ी कह सकते हैं फिटनेस की बात आती है गाड़ियों की, जिसको आप लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन उसमें जो एक व्यवहारिक जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खामी दिखती है ये कि जिस ज़िले में रजिस्ट्रेशन है गाड़ियों की, आपको वहीं करना है, जबकि ऑनलाइन में ये होना चाहिए कि आप चाहे वो बीजापुर में रहे या बिलासपुर में रहे, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये नोटिफिकेशन तो है कि आप जहाँ पर आप करना चाहते हैं, ये सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। मान लीजिए मेरी गाड़ी महाराष्ट्र में है तो मैं महाराष्ट्र में भी जा कर के कर लेता हूँ। इसमें नॉर्मली हमारे तरफ से ऐसे कोई रोक नहीं। लोग क्या चाहते हैं कि जो जहाँ पर उनका, अगर किसी की गाड़ी चल रही हो जहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस, मान लीजिए वो गाड़ी वाला है, वो हर साल उसको वहाँ से फिटनेस कराता है, तो वो वहाँ पर ही जाना चाहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। अगर कहीं पर कोई स्पेसिफिक होगा तो हम वैसे एक जनरल सबको और बता देंगे कि वो कर सकते हैं। पहले क्या होता था, इसमें गाड़ी ही नहीं आती थी। तो जो आप कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि साहब मेरी गाड़ी मान लीजिए मैं बीजापुर में है और आप फिटनेस कर दीजिए, ये एक लोगों की टेंडेंसी थी। तो जो हम लोगों ने ऑनलाइन किया वो इसी का पर्पस है कि एटलीस्ट गाड़ी फिटनेस कराने आए, और हम लोगों ने वो मोबाइल को जियो फेंस किया हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में है तो फिटनेस वाला आपके घर आकर के उसका फ़ोटो लेकर के जाए। हमने उसको फ़ोटो लेकर के और सारा किया है, तो वो चेंज रहेगा उसमें। नहीं, जैसा ऐसा तो नहीं कहीं लोकल कोई अधिकारियों का दबाव रहता है या कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा देता है? क्या चीज़ का? ये फिटनेस को लेके। देखिए 2 चीज़ें हैं। फिटनेस को लेकर के अगर मान लीजिए किसी को किसी दूसरे जगह करना है तो उसमें कोई गलती नहीं। अब क्या हो गया, सबको गाड़ी लाना ही है। तो अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी बीजापुर में चल रही है, आप बीजापुर में कराना चाहते हैं, आप बीजापुर आरटीओ में चले जाइए, आपको बीजापुर आरटीओ में जहाँ फिटनेस होगा वहाँ लेके आना है। दूसरा, इसी में हम अभी हम आ रहे हैं, हम जिसमें पीपीपी मोड पे ले करके नए फिटनेस सेंटर्स लेके आ रहे हैं, जिसको भारत सरकार भी इसमें है, उन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया है। तो अब ये आवश्यकता होगी। अभी तक फिटनेस क्या देखते थे, तो फिटनेस में हम गाड़ी के अंदर की जानकारी नहीं कर पाते थे। फिटनेस में हम बाहर से गाड़ी देख ली, उसने ओके किया, हमने ये किया, उसके आगे ख़त्म ही है। तो अब हम प्लान ये कर रहे हैं कि फिटनेस में हम गाड़ियों को वो फिटनेस सेंटर आना पड़ेगा, और ये फिटनेस सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स होंगी, और जब वहाँ से अप्रूव होगी तभी वो आगे बढ़ेंगे। कोविड, डीजल का रेट बढ़ गया, तो आने वाले दिनों में जैसे मांग भी उठ रही है कि किराया भाड़ा बढ़ाया जाए, तो ऐसी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल, माननीय मंत्री जी के समक्ष बस वालों ने, उन्होंने मीटिंग भी ली थी, हम लोग भी थे, और ये प्रस्ताव हमने अभी बनाया हुआ है।
कोविड में आप दूसरा एंगल भी आपको समझना पड़ेगा कि जो लोगों के पास जो उनकी आमदनियाँ और वो थी वो भी कम हो गई हैं। तो वील हैव टू टेक अ कॉल जिसमें कि आम आदमी पर भी बोझ ना पड़े। गवर्नमेंट की ये थॉट प्रोसेस होती है कि गरीब आदमी पर भाड़ा बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो जो चलता हुआ आदमी वो सबसे गरीब तबके का है। तो वो दोनों को हम कर रहे हैं प्रस्ताव उसको, यानी दोनों को बैलेंस करके बीच का रास्ता आप लोग निकाल रहे हैं। बात चाहे गाड़ियों की फिटनेस की हो या खुद की, दोनों में आप काफ़ी सजग रहते हैं। क्या इंस्पिरेशन रहता है कि देखिए मुझे लगता है कि मैं पहले से स्पोर्ट्स वगैरह में था। जब छोटा था तब फुटबॉल खेलना और गेम्स, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना। एकेडमी में जाने के बाद पुलिस में, खासकर हमारे जो नेशनल पुलिस एकेडमी है वहाँ बहुत ज़्यादा फिटनेस को, स्पोर्ट्स को काफ़ी है। तो आप इंडिविजुअल गेम्स भी खेलते हो और टीम गेम्स भी खेलते हैं। और फिर मैं उसके बाद मैंने, जब हम काम में बहुत बिजी हो गए, स्पेशली जो एएसपी, एडिशनल एसपी के पीरियड थे, और आप यंग भी रहते हो तो आपको जुनून रहता है काम करने का और आपको बाकी चीज़ आप भूल जाते हैं। तो सडनली दो 6-8 ईयर्स मुझे लगता है कि बाद आई रियलाइज्ड कि हमने, और फिर आप 20-25 से लेकर के आप 30-35 में आने लगते हो तो आपको रियलाइज़ होता है, आपकी बॉडी आपको मैसेजेस देने लगती है कि बस अगर आप अब ध्यान करो, मेरा भी ध्यान करो। नॉर्मली हम लोग ध्यान नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि यार ये ठीक है, अभी तो मैं यूथ हूँ। पर जैसे ही आप 45-50 आने लगते हो आपको जोर का झटका वो कहीं से धीरे से देती है। तो वो मेन है, और इसमें मैंने वो पहले सीख लिया। मुझे कुछ चीज़ें इंडिकेट हुई तो उसको ठीक करने के लिए मैंने अपनी एक्सरसाइज और रेजिम रखा। मुझे लगता है आज मैं दुर्ग से, आज मुझे कितना 12-13 साल हो गए मैं वेट्स जिम करता हूँ। कभी कभार ही मिस हुआ है बट वो है। और साइकिलिंग एक रखा है। रनिंग मुझसे नहीं होती, मैं स्प्रिंटर रहा हूँ तो मैं 100-200 वाली स्पीड फास्ट करता हूँ, पर लंबी मैराथन और ये मैं नहीं कर पाता। तो मैं साइकिलिंग करता हूँ, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी साइकिल में चला लेता हूँ। और इसलिए फ़िट रहना चाहता हूँ। फिट रहते हैं आप, मैंने कहा एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, यू फील हैप्पी आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज, वो फ़र्क पड़ता है। मैं आपको काफ़ी साल से देख रहा हूँ, चाहे वो दुर्ग में रहे हो, रायपुर में रहे हों या बिलासपुर में रहे हों, तो कम्युनिटी पुलिसिंग पे आपका काफ़ी जोर रहता है। खासकर अभी जैसे आप आईजी बिलासपुर थे तो कोविड के दौरान आप लोगों ने काफ़ी काम किया। क्या क्या किया, कैसे किया? देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग हो या लोगों को रीच करने की बात हो, तो हमारे पास कई सारे एनजीओस थे, कई सारे लोग थे जो ये चाहते थे कि उनको मदद रहे या उनसे नीचे किसी को मदद चाहिए है। तो हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के मदद करने की कोशिश की। एनजीओस को रोपिन किया, उसको उनसे कनेक्ट किया। किसी को बीमारी है, किसी को दवाई है, किसी को कहीं बाहर जाना है, किसी को, मतलब वो 3-4 भागों में ऐसा हो गया। एक पहले भाग में जब बंद हुआ तो कई सारे ऐसे लोग थे जो स्ट्रैंडेड हो गए, जिनको खाने की आवश्यकता थी, चाहे ड्राई राशन हो, वेट राशन हो, पका हुआ खाना चाहिए था, कई के घरों में सब्जी नहीं है तो वो पहुंचवाया। कई को हमने इससे किया कि कई के घरों में राशन पहुंचाया। तो गवर्नमेंट तो कर रही थी, जो ऑगमेंटेशन एक्स्ट्रा था जो एनजीओस को, उसको हम लोगों ने मिल करके किया। वो फर्स्ट राउंड था। उसके बाद ये हुआ कि माइग्रेटरी लेबर्स को था, जो लोग फिर छत्तीसगढ़ के कई सारे लोग ऑल इंडिया में रुके हुए थे, वो जहाँ रुके थे वहाँ परेशान थे, उनको किसी को पैसा नहीं मिल रहा था, किसी को खाना नहीं मिल रहा था, कोई वहाँ से आना चाहता था। तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स थे वो तो एक्टिव थे, बट साथ साथ और ऐसे लोग थे जिनको नहीं पता था। कई अनपढ़ लोग थे। मुझे याद है एक महिला और उसकी बेटी थी, उसका हस्बैंड मर गया था और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो मुझे एक आदमी ने नोएडा से संपर्क किया। उसने बोला साहब मैं इसको खाना देने जाता हूँ, कोई कोशिश करिए कि इनको लेके आ जाएं। और न उनके पास पैसे थे। बोला मैं देता हूँ। तो हम लोग को, और न वो उनके घर वालों को भी कोई वो चिंता नहीं थी कि वो करें, उनके पास पैसे नहीं, कैसे लाएं।
तो स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, उसमें भी उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। उसी अक्रॉस कुछ ट्रेन चल गई तो फिर हमने उनकी यहाँ से टिकट कराई। मैंने वहाँ टिकट भेजी, वो आदमी ने वो टिकट ले करके उन लोगों को खुद जा कर के बिठाया। तो ऐसे गुड सैमरिटन्स कई कई जगह हम लोगों को मिलते रहे, हमारे साथ जुड़ते रहे, चाहे लोगों को चप्पल देने की बात हो, चाहे लोगों के लिए बसों से लोग आ रहे थे तो उनको खाना पानी अलग अलग जगहों में थे, कोई पैदल आ रहा है उनके लिए नहीं था। तो हमने पूरे रेंज भर में सारे एसपीज़ को मैंने एक्टिवेट किया कि सब अब ये मौका है इस लोग जो परेशान हैं इनके लिए कुछ करने का, तो हम उसको कर सकें। लगभग 25 साल का ये सफ़र था आपका। अभी की बात करें अगर हम, तो आप संतुष्ट हैं या मन में कहीं ना कहीं ऐसा किसी कोने में रहता है कि नहीं यार ये कर लिया होता तो और अच्छा होता है, या वो छूट गया मुझसे? मुझे लगता है कि एट दिस जो एनालिसिस ये हर दिन की रहती है। कई बार आप सोचते हो कि आप और क्या चीज़ कर सकते थे, पर एट द एंड मैं अपनी जो लाइफ की बात करूं तो उसमें तो ये है कि मैंने बहुत अच्छा मेरा चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो या मेरी पब्लिक लाइफ हो, मैंने जो मुकाम पाने थे, अगर जो स्टेट में था मैंने काफ़ी पाए हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। कई लोग कई लोग मुझे ये देखते हैं, मैं जब बाहर भी जाता हूँ लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, कई बार मिस होता है, कई बार हमको लगता है कई नई चीज़ आने लगती है, जैसे अब साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो उसमें लगता है कि हमें इसमें और काम करने की आवश्यकता है। अगर पुलिसिंग की बात करें तो हमें लगता है कि हमें हमारे थानों को कंप्यूटराइज करने की आवश्यकता है। थाने में जो हमारा स्टाफ है उसको बिहेवियरल चेंज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमारा कटिंग एज लेवल है। वो अगर अच्छा बोलेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, वो हमारे पे रिफ्लेक्ट होके आएगा। हम कितना भी अच्छा हो जाएं, अगर मेरा नीचे का स्टाफ, अगर मेरे नीचे के लोग अगर काम नहीं करेंगे और वो तो उनका बिहेवियर ही लोगों के साथ है। अगर मेरा ट्रैफिक का सिपाही, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ट्रैफिक के सिपाही को ही देते हैं, उनके लिए पुलिस वो आदमी है सड़क पे वही है। अगर वो पैसा लेता है तो ये मान लेते हैं कि सारे लोग पैसा ले रहे हैं, अगर वो पैसा नहीं लेता, वो अच्छे व्यवहार करता है, तो लोग ये मान लेते हैं कि साहब वो पुलिस। क्योंकि आप अगर 90% लोगों से पूछेंगे तो उनका पुलिस से वास्ता ही नहीं पड़ा है, 99% लोगों का। बहुत कम लोगों का पुलिस को थाने जा कर के वास्ता पड़ा है। मैं खुद मतलब हम लोग दूर पुलिस देखते तो बापन भागते थे कि साहब इसके चक्कर में ना पड़े करके। तो मैं पुलिस स्टेशन गया था मेरा यही वेरिफिकेशन करने के लिए, पहली बार किसी पुलिस स्टेशन के अंदर में। या मेरे फादर को अगर मैं कहता हूँ कि वो एक बार गया तो मेरा ये कहना है कि जब तक तो इन चीज़ों में हमको कई बार लगता है कि हमको और काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है नए नए अवसर आ रहे हैं, नए आइडियाज़ के साथ हैं। मैं लोगों को देखता हूँ, दे आर वेरी वोकल अबाउट देयर आइडियाज़, दे वांट चेंज। वो लोग अच्छी चीज़ें करने के लिए दिमाग रखते हैं। तो हो सकता मैं उनके माध्यम से वो आगे कर लूँ। चलिए दीपांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। फ़िलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में फिर किसी नए शख्स के साथ मुलाकात करेंगे और उनसे उनकी बातें जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।